कि किस रूप में देखा जाए? मीनू जी। जी राजीव जी, ये जो आज नीतीश कुमार आरजेडी के नेताओं, अपने नेताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ जो आज मुलाकात हुई है, ये एक बहुत सकारात्मक कदम है और एक उम्मीद बंधाता है, जो कि पिछले दिनों, जो पिछले एक हफ्ते से बड़ा मायूसी का माहौल जो बन गया था, शरद पवार जी के एक उन्होंने वक्तव्य दिया था जेपीसी को लेकर, तो उसके बाद से जो आज ये हुआ है, उससे एक उम्मीद बंधी है कि अभी शुरुआत है, बहुत जल्दी है। अभी इसमें बहुत, जब तक 2024 के आम चुनाव आएंगे तब तक बहुत हिकअप्स आएंगी, हिचकियां आएंगी, बीच बीच में बहुत हिचकियां आएंगी। तो ये जैसे शरद पवार की हिचकियां आई, इसी तरीके से हिचकियां आएंगी, फिर रुक जाएंगी, फिर हिचकियां आएंगी। लेकिन इसमें कर्नाटक का जो चुनाव है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रहती है, जो अभी बात हो रही है कि सभी लाइक माइंडेड पार्टी, एक विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं, वो साथ आएंगी। वो साथ जब ही साथ आएंगी कांग्रेस के साथ, कम से कम, कि जब कांग्रेस एक कर्नाटक में अपनी जीत दर्ज करा देती है, उसके बाद से एक रास्ता, अगर कर्नाटक की जीत के बाद से जो कांग्रेस एक लीडरशिप पोजीशन में आएगी, जिसकी की उम्मीद की जा रही है, और पूरे भारतवर्ष से ये आवाज उठ रही है कि कांग्रेस नेतृत्व करे विपक्षी एकता का, तो देखिए कांग्रेस जिस वक्त सक्षम होगी और किसी जो चुनाव जीत के आई होगी, तो कांग्रेस का भी मनोबल बढ़ा हुआ होगा और जो अन्य विपक्षी दल हैं, उनको भी कांग्रेस में एक भरोसा जागेगा कि भाई हाँ, ये सही रास्ते पर अब चल पड़ी है पार्टी और मजबूती के रास्ते पर चल पड़ी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कदम है। देखिए आगे अब कौन कौन आता है, ये मैं अभी अगेन फिर यही कहूंगी कि कर्नाटक के बाद ही इसका मालूम पड़ेगा। अब ये जो रही बात, ये आपने अशोक गहलोत जी की बताई। अब मोदी जी का क्या है, वो सोचते हैं कि सब कोई गुलाम नबी आजाद होते हैं, उनकी तारीफ करेंगे, दो चार आंसू बहाएंगे और गुलाम नबी आजाद पूरे लाभ लश्कर के साथ गालियां देते हुए कांग्रेस को और राहुल गांधी को और भाजपा की तरफ आकर्षित होके आ जाएंगे। न केवल आएंगे, किताब भी लिख डालेंगे कांग्रेस को और उनके नेताओं को कोसते हुए। तो सभी का जरूरी नहीं है, मतलब किस किस को पटाएंगे मोदी जी? सचिन पायलट को भी पटा रहे हैं मोदी जी अशोक गहलोत को भी पटाने की कोशिश में हैं। उनके पास अपने नेताओं का जमघट है राजस्थान में जबरदस्त, तो कहां एकोमोडेट करेंगे? ये बात अलग है कि भाई आपकी तानाशाही है तो उसमें आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को अगर आप ले जाते हैं तो यहाँ की लड़ाई अपने घर में ले जाओगे आप उठा के। भाई जो उनकी आपस में जो उनकी वाइब्स नहीं मिलती हैं, उनका आपस में समन्वय नहीं बैठता है अशोक गहलोत और सचिन पायलट का, तो मोदी जी किस वजह से उनके पीछे उनको पटाने में लगे हुए हैं कि भाई आओ हमारे यहाँ आ जाओ, तुम दोनों की जगह है। तो ये एक उनका क्या है कि वो एक अपना पासा फेंकते रहते हैं लूडो में कि 6 आ जाए किसी तरह से नंबर, वो आएगा या नहीं आएगा ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन ये है कि इसमें मेरी एक सलाह है सचिन पायलट को, देखिए नेता है वो, बहुत काफी समय से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और बड़े सक्सेसफुल नेता भी रहे हैं, उसमें कांग्रेस ने भी पूरा कोई उनको प्रोत्साहन देने में कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस के पास देखिए देने के लिए कुछ नहीं है इस वक्त, ये सभी मानेंगे मेरी बात। तो अगर आप कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि मुश्किल समय में कुछ मिले या ना मिले, आप क्या दे सकते हैं पार्टी को, आप इस भावना के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहें और समय बदलेगा। अभी जो विपक्षी एकता की बात आज हुई है तो उसमें आगे डेफिनेटली ये मजबूत होने वाली है, तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। उसमें केवल एक सचिन पायलट ही नहीं, क्योंकि वो अभी उनका जिक्र इसलिए आ गया क्योंकि वो लेटेस्ट चर्चा में है, लेकिन मैं अन्य नेताओं के लिए भी यही बात कहना चाहती हूं कि आप भागेंगे यहां से छोड़ के, तो इसका मतलब आप एक तो लेबल लगा के ले जा रहे हैं अपने साथ में कि आप कुर्सी के लिए भाग रहे हैं, आपका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस मुहाने पर खड़ा है वहां विचारधारा की बहुत जबरदस्त संघर्ष शुरू होने वाला है, जो हो चुका है। राहुल गांधी ने इसका रणभेरी बजा दी है विचारधारा के मुद्दे पे चुनाव लड़ने की। अब उसमें ये जो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद जितने भी विपक्षी दल है सबको समझ में आ गया है, सबके कान खड़े हो गए हैं कि वास्तव में विचारधारा के ऊपर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप केवल क्षेत्रवाद या जातिवाद के ऊपर केवल लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर होंगे,
लेकिन आपको विचारधारा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की संस्थाएं खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। जी राजीव। बिल्कुल राहुल की तो देखिए, विचारधारा की जो लड़ाई है, असल में जो इस वक्त जिस लड़ाई का साक्षी बन रहा है, वो इस हिंदुत्व, राजनीतिक हिंदुत्व वर्सेस सर्व समावेशी, उसमें अन्य पार्टियां लाइक माइंडेड, जिनको सेक्युलर, ऑल इंक्लूसिव, लिबरल, उन पार्टीज की एक आपस में संघर्ष चल रहा है। अब इसमें जितनी भी पार्टियां, जिनके बारे में विपक्षी एकता की जो बात की जा रही है, उसमें आप सिरे से लगा लीजिए, जितनी भी पार्टियों की हम मानते हैं कि वो अल्टीमेटली एक हो जाएंगी, उसमें आरजेडी है, जेडीयू है, जेडीएस है, आपका कांग्रेस तो है ही, आपका ये केसीआर है, आपका ये नीचे आ जाइए डीएमके है, नीचे आप सीपीआईएम आ जाइए, आप जगन रेड्डी का मैं कह नहीं सकती हूं, हालांकि वो हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं है, लेकिन उनका क्योंकि झुकाव मोदी की तरफ है और कांग्रेस से नाराजगी है, तो उनको देखिए वो सब के सब कोई भी राजनीतिक हिंदुत्व की पैरोकार नहीं है पार्टीज। जिन पार्टीज के बारे में कहा जाता है कि उनकी विपक्षी एकता, मतलब विपक्षी एकता का मतलब उन्हीं पार्टियों की एकता माना जाता है, उसमें एक केवल जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वो एक हिंदुत्व के एक जो है उसको प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन जो शिवसेना का हिंदुत्व है और जो बीजेपी का हिंदुत्व है, उसमें एक बारीक सा अंतर भी है। देखिए, ये मैं मानती हूं कि वो जो शिवसेना का जो नेतृत्व है या शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है, वो एक स्थानीयता का ज्यादा पुट है, उसमें हिंदुत्व के साथ स्थानीयता का ज्यादा पुट है। डेफिनेटली उन्होंने भी इनिशियल स्टेज में नफरत की राजनीति की। पहले वो दक्षिण भारतीयों के साथ नफरत की राजनीति चलती रही महाराष्ट्र में, उसके बाद उन्होंने स्विच ओवर किया और वो मुस्लिम, एंटी मुस्लिम, उसके बाद वो फिर स्विच ओवर किया, फिर वो एंटी नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारतीयों के खिलाफ वो चल गई। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे मुसलमानों को लेके लिंचिंग जैसा शब्द या गौकशी को लेके हत्या या कोई इस तरह की जो चीजें, जो उग्र हिंदुत्व, हिंसक हिंदुत्व जो है, वो उन्होंने जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह की हिंसा देखने में नहीं आई। वर्बल चलता रहा, शाब्दिक हिंसा चलती रही, लेकिन इस तरीके की किसी को मार मार के पीट के उसकी जान ही ले ली, वो ऐसा उन्होंने नहीं किया। और शिवसेना के हिंदुत्व में अन्य जातियां जो जिस पिछड़ी जातियों की बातें होती हैं, वो भी इंक्लूसिव रही, उसमें वो भी इंक्लूडेड रही। तो एक बारीक सा उसपे एक अंतर है। अब रही बात उद्धव ठाकरे की कि भाई उद्धव ठाकरे तो साथ नहीं आएंगे अगर सावरकर को आप मुद्दा बना के रखेंगे। देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, मैं किसी ना में कोई विपक्षी एकता में किसी तरह के सूत्रधार की भूमिका में हूं, लेकिन मेरा अपना निजी विचार है। देखिए, उद्धव ठाकरे को उतना, जिसको कहते हैं कि हांगा वर्ड, मतलब उतना सावरकर को लेके उतनी एरोगेंस दिखानी चाहिए जितनी उनके लिए जरूरी है। देखिए, इस वक्त उद्धव ठाकरे खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी उसमें क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक लड़ाई तो है ना। तो उसमें आप एक डिमांड करने वाला, आपकी जो डिमांड है वो ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड तौर पे मानी ही जाएगी, उनको थोड़ा सा ब्लंट करना पड़ेगा। और देखिए, जो सावरकर की विचारधारा है, अल्टीमेटली वही विचारधारा आगे जाके मुस्लिम लीग और सावरकर विभाजन का कारण बनी दोनों। तो उस विचारधारा को आप राहुल गांधी को ये कह के डिस्कार्ड नहीं कर सकते, या इसलिए सावरकर की विचारधारा के बारे में चुप नहीं लगा सकते कि राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच बात कह रहे हैं। आप कहते हैं कि राजनीतिक जो चालाकी है, राजनीतिक जो समझदारी है, ये कहिए, वो ये कहती है कि भाई थोड़ा सा चुप लगा जाए, थोड़ा सा राहुल गांधी चुप लगा जाए, थोड़ा उद्धव ठाकरे चुप लगा जाए, लेकिन वो दोनों नहीं है। अब इसमें जो अब नीतीश कुमार जो अगर की सूत्रधार की भूमिका करते हैं, तो अब वो सूत्रधार के रूप वो मनाएंगे, राहुल को कैसे मनाते हैं और वो उद्धव ठाकरे को कैसे मनाते हैं। तो हिसाब से तो उद्धव ठाकरे एक बहुत बड़ी बाधा बनेंगे नहीं, बनेंगे तो अलग कर दिए जाएंगे। अभी
लोकल तौर पे मुंबई तक ज्यादा सीमित है उनका, या कोंकण बेल्ट में इतना। मीनू जी, आपका थोड़ा नेटवर्क डाउन है, इसलिए रोक रहा हूं आपको। हमारे साथ